नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर रोहित जब शावर लेने के लिए गया हुआ था तो अब यहाँ पर अनिका के पास राजलक्ष्मी का फोन आता है और राजलक्ष्मी अनिका को बताती है कि वो ओमकार के हाथों उसके लिए कुछ भेज रही है, जिससे उसे रेखा मूर्ति को फिर से उसकी नॉर्मल लाइफ में लाने में अनिका की हेल्प हो सकती है। अब राजलक्ष्मी बताती है कि पिछली बार जब नेत्रा के सम्मोहन में गुलेरिया परिवार आ गया था तो उसी चीज के जरिए ही पूरा का पूरा गुलेरिया परिवार नॉर्मल हो गया था। ये सब सोचते हुए यहाँ पर अनिका अब सिद्धार्थ के बारे में भी सोचने लग जाती है। अब यहाँ पर अनिका भी अपनी सोच में ही थी, तब तक रोहित भी अब यहाँ पर वापस कमरे में आ जाता है। अनिका को ऐसे इस तरह से कुछ सोचता हुआ देखकर अब रोहित अनिका को कहता है, क्या हुआ है अनिका, अब क्या सोच रही हो। इस बात पर अब अनिका रोहित के पास जाती है और अब यहाँ पर अनिका रोहित के पास जाकर अब रोहित का हाथ बड़े ही प्यार से पकड़ती है और अब उसके दोनों ही हाथों को पकड़कर अब वो यहाँ पर उसे आराम से बेड पर बिठा देती है। अनिका का क्या करना चाहती थी ये तो अभी रोहित को भी कुछ भी पता नहीं था। बस रोहित एक पल बस अनिका को ही देखे जा रहा था। अनिका जो यहाँ पर कर रही थी, इधर यहाँ पर रोहित को बेड पर बिठाने के बाद अब अनिका रोहित की अब शर्ट उतारने लगती है और अब अनिका को इस तरह से करता हुआ देखकर अब रोहित समझ जाता है कि आखिर सच में अनिका उसके साथ क्या करना चाह रही है। इसलिए अब रोहित यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि अनिका की आदत के बारे में रोहित भी अच्छी तरह से जानता था कि अनिका एक डॉक्टर है। जब तक वो रोहित के इस घाव को अपनी आंखों से नहीं देखेगी हील होता हुआ, तब तक वो शायद चैन से नहीं बैठेगी। इसलिए रोहित भी चुपचाप वहाँ पर बेड पर बैठा रहता है। इधर अनिका अब रोहित के कंधे से अब वहाँ पर उस लगी हुई बैंडेज को अब धीरे धीरे से निकालने लगती है। अनिका को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि रोहित की चोट जल्दी से ही हील हो जाती थी, लेकिन फिर भी वो एक बार तसल्ली करना चाहती थी कि आखिर रोहित को कितनी चोट आई है, उसकी चोट और कितने दिन में रिकवर होगी। वो अभी भी रोहित की चोट के बारे में काफ़ी परेशान थी। अब जब अनिका रोहित की बैंडेज को पूरी तरह से अब उसके शोल्डर से उतार देती है तो अब यहाँ पर अनिका को पता चलता है कि रोहित को ये चोट किसी और चीज़ से नहीं बल्कि गोली की वजह से लगी है, क्योंकि उस चोट को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि रोहित को गोली छू कर निकली है, जिसकी वजह से उसे वहाँ पर चोट लगी है। अनिका अब जल्दी से अपने ड्रॉर से अब एक फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है और उस बॉक्स को निकालकर अब यहाँ पर अनिका उसमें से एक कॉटन निकालती है और अब यहाँ पर उस घाव के ऊपर अब ड्रेसिंग करने लगती है। अनिका यहाँ पर बड़े ही ध्यान से अब रोहित की ड्रेसिंग कर रही थी ताकि रोहित को किसी भी तरह का कोई भी पेन ना हो, लेकिन साथ के साथ अनिका अभी अपनी किसी गहरी सोच में थी, क्योंकि जब अनिका रोहित की ड्रेसिंग कर रही थी, जब वो उसकी बैंडेज को चेंज कर रही थी तो अब रोहित की नज़र बस अनिका के ऊपर ही थी, क्योंकि रोहित यहाँ मिरर में साफ साफ देख पा रहा था कि अनिका किसी गहरी सोच में है। अनिका को इस तरह से गहरी सोच में देखकर अब रोहित अब पीछे की तरफ अपना मुंह करता है और अब अनिका से कहता है, अनिका क्या हुआ, क्या तुम कुछ बताओगी, क्या हो गया है अनिका। अब यहाँ पर रोहित की इस बात को सुनकर अनिका कहती है, हाँ क्या नहीं मिस्टर मारवा, बहुत कुछ हो गया है, इसलिए अब आप मुझे सच बताएंगे कि आखिर उस रात क्या हुआ था। देखिए मैं आपसे ये बात कई बार पूछ चुकी हूँ, लेकिन आप मुझे वो बताने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए अब आपका शावर भी हो गया है, अब सब कुछ हो गया है, इसलिए अब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है मिस्टर मारवा, अब मुझे जल्द से जल्द बताइए। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित अब पीछे मुड़कर अब अपने हाथों से अनिका के दोनों ही हाथों को पकड़कर अब अनिका को कहता है, अनिका यहाँ पर आकर बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताने के लिए तैयार हूँ।
रोहित की इन बातों को सुनकर अब अनिका भी रोहित के साथ ही बेड पर बैठ जाती है और इधर अब रोहित अब अनिका को कहता है, अनिका तुम्हें याद है उस शाम जब माँ और पापा की शादी थी। अब रोहित की इस बात को सुनकर अब अनिका हाँ में अपना सिर हिला रही थी। तो अब रोहित आगे कहता है, तुम्हें याद है जब तुम जल्दी जल्दी रेडी हो गई थी और मैंने तुम्हें थोड़ी देर रुकने के लिए कहा था। अनिका मैंने तुमसे कहा था कि 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कैसी लग रही हो। लेकिन अनिका तुम इतनी जल्दी में थी कि तुमने वहाँ मेरा बाथरूम से बाहर निकलने तक का भी वेट नहीं किया था और तुम वहाँ से माँ के पास जा रही हो ये कहकर वहाँ से निकल गई थी। रोहित की इस बात पर अब अनिका फिर से हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो यहाँ पर अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए रोहित कहता है, अनिका मुझे तुमसे उस समय कुछ जरूरी बात करनी थी। अब रोहित की इस बात को सुनकर अनिका कहती है, तो मिस्टर मारवा आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि आपको मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्योंकि उस समय तो आपने मुझे कहा था कि आप बस मेरी ड्रेस को देखना चाहते हैं, मैं कैसी लग रही हूँ। अब रोहित अनिका की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, हाँ मैं उस समय तुमसे ये बताना चाहता था। इधर अब रोहित कहता है, पता है अब्दुल ने मुझे बताया था अनिका कि उसे नेत्रा की गाड़ी काफ़ी वक्त से ही होटल पैराडाइज के पास खड़ी थी। अब्दुल ने मुझे नेत्रा की लोकेशन में सब कुछ बता दिया था, वो बस हम पर नज़र बनाए हुए थी क्योंकि वो होटल के बाहर ही थी। वो एक दाव में ही थी कि कब उसे मौका मिलेगा और वो वहाँ पर सब कुछ बर्बाद कर देगी। और इतना ही नहीं अनिका, मेरे यानी कि किंग के खास आदमी ने बताया था कि रेखा मौसी हमारी रिया को किडनैप करना चाहती थी। इवन वो तो अपने प्लान में कामयाब हो भी गई थी, मगर अगर उसे सही समय पर रिया को बचाया नहीं जाता तो, और ऐसा करने के बाद वो रिया को नेत्रा को देने वाली थी। ये सब मुझे पता चला था। और यहाँ रोहित ने अभी इतना ही कहा था कि अब यहाँ पर ये सब सुनकर तो तभी अब अनिका कहती है, और फिर वो रिया के बदले अपने उन 4 आदमियों को मांगने की डिमांड करती ना मिस्टर मारवा, एम आई राइट? क्योंकि अगर नेत्रा का ये प्लान था तो जरूर वो रिया के बदले में अपने उन 4 आदमियों की ही कहने वाली थी, क्योंकि ये हर कोई जानता है कि रोहित मारवा के राजमहल के साथ कैसे संबंध हैं। अब तक तो ये बात भी दुश्मनों से बिल्कुल भी नहीं छुपी है और आप कभी नालिशा से फिर रिक्वेस्ट करते रिया को छुड़वाने के लिए, और कभी नालिशा फिर किंग से, क्योंकि दुश्मनों को ये पता है ना मिस्टर मारवा कि उनके वो आदमी किंग की सिक्योरिटी में है। इसलिए दुश्मन ये भी जानते हैं कि कभी नालिशा को कन्वेंस करके फिर किंग को झुकाया जा सकता था और फिर उनके उन 4 आदमियों को भी छुड़ाया जा सकता था। अनिका की इस बात पर अब रोहित हाँ में अपना सिर हिला देता है और कहता है, हाँ अनिका तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। नेत्रा ने बिल्कुल ऐसा ही कुछ प्लान बनाया था। और अब वो यहाँ पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल सही सोचा अनिका, उनका प्लान तो सेम ऐसा ही कुछ था, इवन इससे भी बढ़कर। रोहित की इस बात पर अनिका कहती है, मिस्टर मारवा आप राहुल के साथ कब एक्सचेंज हुए, मुझे इसके बारे में बताओ। और 1 मिनट, राहुल वहाँ पर कैसे आया, क्योंकि राहुल तो वहाँ पर था ही नहीं ना। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, अनिका तुम्हारी प्रिंसेस ने वेडिंग पर एक प्लान बनाया था कि वो अपने नाना और नानी की वेडिंग पर उनके फेवरेट सॉन्ग का कंपटीशन करवाएगी, जिसमें वो अपनी दादी माँ यानी कि मासी लतिका और राहुल ये सिंगर होंगे, क्योंकि ये तुम्हारी बेटी ने ही एक प्लान बनाया था और उसने अपना प्लान ये सब करने के लिए राहुल को भी बता दिया था और उसे कन्विंस भी कर लिया था कि राहुल वहाँ पर आए और इन तीनों के बीच में कंपटीशन हो। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, इसका मतलब ये है मिस्टर मारवा कि राहुल यहाँ पर रिया के कहने पर आया था, ना कि आपके कहने पर, एम आई राइट? अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, हाँ अनिका तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो रुका है लेकिन वो फिर उसके बाद यहाँ पर मेरे कहने पर रुका है, क्योंकि राहुल रिया के कहने से यहाँ पर जरूर आया था, लेकिन फिर मेरे काम की वजह से उसे यहाँ पर रुकना पड़ा। और ये कहते हुए ही रोहित अब उस शाम के ख्यालों में चला जाता है जब वो अनिका को रोकने के लिए बाथरूम से आवाज़ लगा रहा था। रोहित अब यहाँ पर फ्लैशबैक में जाता है, लेकिन रोहित यहाँ पर अनिका को रुकने के लिए कह रहा था उस दिन, लेकिन अनिका चली गई थी। इधर शावर लेकर रोहित जैसे ही अपने रूम में आता है तो रोहित के रूम की डोरबेल अब यहाँ पर बजने लगती है। रोहित को जैसे ही भी आवाज़ सुनाई देती है तो रोहित अब दरवाजे को खोलने के लिए अब उसके पास जाने लगता है।
रोहित अब यहाँ पर दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था और वो जैसे ही दरवाजे को खोलता है तो यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि राहुल था। राहुल को देखकर वहाँ पर अब रोहित कुछ सरप्राइज था और अब वो राहुल को कहता है तुम यहाँ पर कैसे। रोहित की इस बात पर अब राहुल कहता है पहले अंदर तो आने दो ब्रो। हाँ क्या सब कुछ दरवाजे पर ही मैं बता दूंगा क्या। अरे यार थोड़ी सी शांति तो रखो। और ये कहते हुए ही राहुल अब रोहित के कमरे के अंदर आ जाता है। तो वहीं राहुल के अंदर आने के बाद अब रोहित भी दरवाजे को बंद करते हुए कहता है अब कुछ बोलोगे कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, किस मकसद से आए हो। इस बात पर अब राहुल रोहित को वो सारी की सारी बातें बताने लगता है जो कि रिया ने उसे कहा था उस कंपटीशन के लिए। इधर राहुल की ये सारी ही बातें सुनकर अब रोहित कहता है ठीक है फिर। और यहाँ पर राहुल अब रोहित से कहता है एक बात बता, क्या वाकई में ताई जी इतना अच्छा गाती हैं जितना कि रिया ने मुझसे कहा है। देख ब्रो, रिया ने मुझे साफ साफ कहा है कि आयशा ताई जी सच में बहुत ही अच्छा गाती हैं, इसलिए ही तो वो हमारा कंपटीशन कराना चाहती हैं। लेकिन मुझे रिया की इस बात पर यकीन नहीं हुआ। हालांकि मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। अब राहुल की इस बात पर रोहित कहता है तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो ऐसा करो फिर राहुल, तुम खुद ही सुन लो ना। ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो, वैसे भी तुम यहाँ पर आ तो गए ही हो, तो अब बस वो पल भी आने वाला है। यहाँ रोहित ने ये कहा ही था कि तभी अब रोहित का फोन बजने लगता है। रोहित जैसा ही अब अपने फोन की तरफ देखता है और उसे उठाता है तो सामने से उसे जो भी पता चलता है उसे सुनकर तो रोहित के चेहरे के एकदम से एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं। वो भी यहाँ पर कहता है तुम सभी अभी उसके ऊपर अपनी नज़र बनाए हुए रखना। हाँ देखो, हमारी तरफ से अभी कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और याद रहे तुम में से कोई भी उसके पास भी नहीं जाएगा। वो बहुत ही खतरनाक है, इसलिए तुम में से किसी का भी उसके पास जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस बात पर अब रोहित को सामने से आवाज़ आती है ओके सर, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये सुनते ही रोहित भी अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। और अब रोहित एक पल के लिए यहाँ पर कुछ सोचने लगता है कि आखिर अब ऐसी सिचुएशन में रोहित करे तो करे क्या। रोहित को इस तरह से अचानक से कुछ सोचता हुआ देखकर और उसे इतना परेशान देखकर अब राहुल कहता है क्या हुआ है ब्रो, सब ठीक तो है ना। क्योंकि देखो अभी तक तो आपका फेस मुझे सही नज़र आ रहा था, लेकिन अभी देखो जैसे ही आपको एक फ़ोन कॉल आया है मानो आप किसी चिंता में हैं। क्या आप कुछ सोच रहे हैं, एनी प्रॉब्लम, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। इधर राहुल की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है ठीक है, अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो तो अगेन तुम्हें फिर से वही काम करना होगा। तुम्हें अभी के अभी रोहित मारवा बनकर नीचे जाना होगा। ये सुनते ही अब राहुल कहता है नोट अगेन ब्रो, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन छोटी मोटी मैंने आपको हेल्प ऑफर की है तो ब्रो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे फिर से रोहित मारवा बनना पड़ेगा। देखो ब्रो, मेरे लिए ये अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी एक्टिंग मेरे बस का बात नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक दिन के लिए ही आया हूँ और मुझे अच्छी तरह से पता है कि अगर मैं अभी रोहित बनकर नीचे गया तो फिर तो मुझे पता नहीं कितने लंबे समय तक यहीं पर ही रोहित बनकर रहना पड़ेगा। और वैसे भी मैं तो रिया के कहने पर यहाँ पर आया हूँ, तो बस यहाँ पर रुकने के बाद मैं मॉर्निंग में मेरी रिटर्न की फ़्लाइट है तो मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। वहाँ पर मेरे बैक टू बैक 3 कॉन्सर्ट हैं, मेरा काफ़ी लॉस होगा ब्रो, मैं नहीं रुक सकता। राहुल की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है मैं हर बार की तरह राहुल, इस बार भी तुम्हारे लॉस को मैं पूरा कर दूंगा। तुम अपने उस लॉस को बिल्कुल भी मत सोचो, इवन मैं तुम्हें उससे 2 गुनी कीमत दूंगा। ये सुनते ही अब राहुल कहता है ठीक है ब्रो, लेकिन ज़्यादा वक्त के लिए मैं तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं हूँ। देखो, अगर थोड़े समय की बात है तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। इस बात पर अब रोहित कहता है ठीक है, बाथरूम में मेरे कपड़े रखे हुए हैं जो कि मैं अभी पहनने वाला हूँ। ऐसा करो, उन कपड़ों को तुम ही जाकर पहन लो, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ और शावर लेकर अपने कपड़ों को चेंज कर लो। यहाँ पर रोहित की ये बात सुनते ही राहुल कहता है ठीक है ब्रो। और यहाँ पर राहुल अब बाथरूम में चला जाता है तो वहीं रोहित अभी इस रूम से
के कबर्ड से अब अपने किंग के कपड़े निकालकर अब जल्दी से रोहित अब अपने कपड़ों को चेंज कर लेता है और लास्ट में अब वो मिरर के सामने अब अपना मास्क लगाकर अब अपने फ़ोन से एक नंबर डायल कर देता है। कुछ ही देर के रिंग के बाद जैसे ही सामने से हेलो की आवाज़ आती है, किंग वो उस रूम में जा चुकी है और वो किसी भी वक्त अपने उन आदमियों को आज़ाद करवा सकती है। वो उनके बिल्कुल ही पास है। अब सामने से आवाज़ सुनते ही अब रोहित कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं बस अभी आता हूँ। और ये कहते हुए ही रोहित अब अपने रूम के सीक्रेट दरवाजे से बाहर निकल जाता है। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि किंग ने उन दोनों को किस रूम में रखा है, इसलिए वो यहाँ पर अपनी प्राइवेट लिफ्ट का यूज़ करते हुए ही अब वो उस फ्लोर में पहुँच जाता है, क्योंकि नेत्रा के वहाँ पर जाने से पहले रोहित उन सबको बचाना चाहता था। रोहित बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि नेत्रा उन तक पहुँचे। जैसे ही रोहित वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसके आदमी इधर उधर छुपे हुए थे। उन्हें ऐसे छुपा हुआ देखकर अब रोहित समझ जाता है जरूर नेत्रा अब उस रूम से बाहर निकलने वाली है, और वो भी उन दोनों को अपने साथ लेकर, क्योंकि नेत्रा सच में इस रूम के अंदर जा चुकी थी जहां पर इन्होंने यशवंत मल्होत्रा और देवराज मारवा को किडनैप कर रखा हुआ था। और रोहित ने जैसा सोचा था बिल्कुल हुआ भी कुछ ऐसे ही। कुछ ही देर में यहाँ पर किंग और नेत्रा आमने सामने खड़े थे, क्योंकि रोहित के सोच के अनुसार नेत्रा सच में उस कमरे से बाहर आती है जहाँ पर किंग उसका इंतजार कर रहे थे। नेत्रा किंग को देखकर कहती है, आओ आओ किंग, काफी वक्त से मेरी इच्छा थी किंग से मिलने की। मैं आपको बता नहीं सकती कि आज अपनी आंखों के सामने देखकर आज मैं कितनी खुश हूँ। सच में मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपको इस तरह से अपने सामने देखकर। इधर इन दोनों को अब यहाँ पर नेत्रा की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं, एनीवे ये सब बातें बाद में करते हैं, लेकिन अभी के लिए इन दोनों को छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। किंग की ये बात सुनते ही अब नेत्रा कहती है, बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों हमारे खास आदमी हैं और अब इन्हें लेने के लिए ही तो मैं यहाँ पर आई हूँ। सो इन्हें यहाँ पर छोड़कर तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, और मैं आपकी बात भी नहीं मानने वाली हूँ। भले ही आपकी बात को मानते होंगे बाकी के लोग, लेकिन मैं उन सब लोगों में से नहीं हूँ। इनफैक्ट अब तो आपको मेरी बात माननी होगी। ये कहते हुए नेत्रा अब किंग के साथ अब आई कांटेक्ट करने लगती है, ये सोचकर कि नेत्रा अब किंग को अपने सम्मोहन में कर लेगी, और फिर नेत्रा जो कुछ भी किंग से करवाना चाहती थी वो इजीली किंग से करवा सके। क्योंकि नेत्रा को भी यहाँ पर अपने ये दो लोग तो मिल गए थे, लेकिन दो लोगों के बारे में अभी भी उसे नहीं पता था, क्योंकि वो जानती थी कि उन दोनों के बारे में भी किंग ही जानते हैं, वो उसी की कैद में है। इसलिए किंग को अपने सम्मोहन में करके नेत्रा उससे सारी ही डिटेल निकालने वाली थी। कुछ देर के बाद जब वो किंग को देख रही थी तो किंग यहाँ पर उसके बिना किसी रिएक्शन के बस अपनी जगह पर ही चुपचाप खड़े थे। किंग को ऐसे बिल्कुल शांत देखकर अब नेत्रा को लगा कि वो किंग को अपने वश में कर चुकी है, इसलिए वो अब किंग से कहती है, सुनो, मेरे दोनों आदमियों को मेरे पीछे पीछे टेरेस पर लेकर आओ। इधर नेत्रा की ये बात सुनते ही अब रोहित भी नेत्रा के पास आकर अब अपने एक हाथ से धर्मराज मारवा को और अपने दूसरे हाथ से यशवंत मल्होत्रा को पकड़ लेता है। तो वहीं अब नेत्रा आगे जा रही थी, तो वहीं किंग नेत्रा के कहे अनुसार उसके पीछे पीछे, क्योंकि यहाँ पर रोहित जो भी नेत्रा ने कहा था या नेत्रा जो कुछ भी अभी किसी गलतफहमी में थी उसे कंटिन्यू करते हुए अब रोहित बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे नेत्रा ने उसे कहा था। इधर रोहित को ये सब करता हुआ देखकर चिराग, जो कि छिपकर ये सब देख रहा था, चिराग को काफी हैरानी होती है कि आखिर किंग ये सब क्या कर रहे हैं। क्या सच में किंग भी नेत्रा के सम्मोहन में आ गए? तो वहीं कुछ देर तक ये सब चलने के बाद अब रोहित पीछे मुड़कर देखता है। जैसे रोहित ने पीछे मुड़कर देखा तो अब चिराग और अब्दुल दोनों ही उसे हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि नेत्रा आगे जा रही थी जबकि रोहित नेत्रा के पीछे था, इसलिए रोहित ने पहले ही पीछे चिराग और अब्दुल को देख लिया था। तो वहीं रोहित अब अपनी आंखों के इशारे से उन्हें टेरेस पर चोपर को लाने के लिए कहता है। यहाँ रोहित का इशारे को समझकर अब चिराग और अब्दुल भी जल्दी से अब अपने काम में लग गए थे, क्योंकि जैसे ही रोहित ने उसे इशारा किया तो वो समझ जाते हैं कि ये रोहित यानी कि किंग का प्लान है।
नेत्रा नेत्रा जो कि इस प्लान में अभी अपनी जीत समझ रही है, नेत्रा को इसमें बहुत बड़ी हार मिलने वाली है, ये सब सोचते हुए वो भी अभी यहाँ पर अपने काम को करने के लिए बढ़ जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नेत्रा भी यहाँ पर जाते हुए अब अपने मन में ही सोच रही थी, आज तो पापा सच में मुझसे काफ़ी खुश होंगे। अरे मैं उन्हें 3 अनमोल तोहफे देने जा रही हूँ। अरे जिस किंग के चेहरे को आज तक किसी ने भी नहीं देखा है, देखो वो किंग तो भी यहाँ पर मेरे पीछे पीछे आ रहा है। अरे वो किंग तो यहाँ पर मेरे लिए काम कर रहा है। सच में जब पापा को ये सब दिखेगा तो वो कितने खुश होंगे। ये सच में मैंने आज एक बहुत ही बड़ा काम कर दिया है। ये तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी से किंग को अपने वश में कर लूँगी। अरे डरती होगी सारी दुनिया किंग से, लेकिन देखो किंग तो आज खुद मेरे पीछे हैं। तो अब हमें इस दुनिया पर राज करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब मैं इस किंग को भी कैद करके पापा के चरणों में पहुंचा दूंगी। अब यहाँ पर नेत्रा ये सब सोचकर अब एलिवेटर में आ जाती है और इधर नेत्रा के पीछे पीछे किंग के साथ वो दोनों भी। कुछ ही देर में वो सभी अभी टेरेस पर होते हैं और वहाँ पर आते हैं। इधर उन्हें अब एक जोर से पटाखे की आवाज़ आने लगती है। ये देखकर तो अब रोहित समझ जाता है कि ये जरूर बारात के जाने का वक्त हो गया है। तो वहीं अब नेत्रा टेरेस की रेलिंग के पास जाते हुए कहती है, जश्न मना रहे हो ना तुम सभी? हाँ, अब देखो मैं क्या करती हूँ। अरे मैं अब जो धमाका करूँगी ना तो उससे तुम्हारा सारा का सारा जश्न एक पल में ही गायब हो जाएगा। अरे तुम लोगों को जितना जश्न मनाना है मना लो। और ये कहते हुए ही नेत्रा अब अपनी पॉकेट से एक छोटी सी बोतल को निकालकर अब अपने हाथ में लेते हुए कहती है, आज शादी है ना, तो एक गिफ्ट तो हमारी तरफ से भी बनता है, क्योंकि आज मैं शादी में आई हूँ तो शादी में आकर ऐसे बिना गिफ्ट के आना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मेरी तरफ से ये गिफ्ट तुम सभी को मुबारक। और ये कहते हुए ही नेत्रा उस बोतल के ढक्कन को खोलकर अब उस केमिकल को नीचे गिराने ही वाली थी कि तभी अब रोहित तेजी से दौड़कर अब नेत्रा के पास जाकर अब इससे पहले कि नेत्रा उसे नीचे गिराती उससे पहले ही रोहित अब नेत्रा के हाथ को पकड़ लेता है और नेत्रा को उसे गिराने से रोक देता है। तो वहीं ये सब देखकर अब यशवंत मल्होत्रा कहते हैं, नेत्रा केयरफुल। ये सुनते ही अब नेत्रा कहती है, तुम मेरे सम्मोहन से कैसे आजाद हो सकते हो? हाँ, अरे तुम तो अभी मेरे सम्मोहन में थे ना, तो भला तुम इससे आजाद कैसे हुए? हाउ इज दिस पॉसिबल? क्योंकि नेत्रा के सम्मोहन को तोड़ना आसान ही नहीं बल्कि मुश्किल ही नहीं बल्कि इम्पॉसिबल है। और ये कहते हुए ही अब नेत्रा भी यहाँ पर रोहित से फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। तो इधर अब रोहित कहता है, इट डजेंट मैटर, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बर्बाद करने नहीं दूंगा। सब जीतूं, क्योंकि आज यहाँ पर एक नहीं दो शादियां हैं। और ये बात तुम मेरी कान खोल कर सुन लो कि ये शादियां तो वैसे ही होगी जैसे ये होनी थी। और ये कहते हुए ही रोहित अब उस बोतल को नेत्रा के हाथ से लेने की कोशिश करता है। तो अभी उन दोनों के बीच में भी यहाँ पर छीना झपटी होने लगती है, क्योंकि ना तो नेत्रा रोहित को वो बोतल देने के लिए तैयार थी और ना ही रोहित नेत्रा के हाथों में उस बोतल को छोड़ सकता था, क्योंकि रोहित इतना तो समझ चुका था कि इस बोतल में जरूर कुछ ऐसा है जो यहाँ पर एक बहुत बड़ी तबाही भी ला सकता था। क्योंकि अभी इसके बारे में रोहित ज़्यादा नहीं जानता था। तो जैसे ही अब इन दोनों के बीच में छीना झपटी होती है तो वो बोतल का केमिकल अब वहाँ पास में ही लगे हुए एक प्लांट पर गिर जाता है। जैसे ही वो केमिकल प्लांट पर गिरता है तो उसकी वजह से सिर्फ वही प्लांट ही नहीं, उसके साथ वहाँ पर जितने भी प्लांट लगे हुए थे वो सभी अब अपने आप ही जलने लगते हैं। ये सब देखकर तो रोहित अब एक जोर का पंच अब नेत्रा के मुंह पर मारता है और वो जल्दी से अब वहाँ पर दीवार में लगे हुए फायर एक्सटिंगनर को निकालकर अब वहाँ पर उस आग के ऊपर स्प्रे करने लगता है, क्योंकि इससे पहले कि वहाँ पर यह आग सब तरफ फैलती रोहित अभी उसे बुझाने की कोशिश करता है। तो वहीं नेत्रा अब रोहित की पीठ पर अब एक जोर से लात मारती है, क्योंकि नेत्रा ने जैसे ही ये सब देखा कि रोहित इस आग को किंग यहाँ पर इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस मौके का फायदा उठाकर नेत्रा ने पीछे से रोहित को एक लात मारी। तो वहीं अब तक धर्मराज मारवा और यशवंत मल्होत्रा भी अब इन सब चीज़ों में नेत्रा की हेल्प करने लगते हैं।
और वो दोनों ही अब किंग के दोनों ही हाथों को पकड़ लेते हैं। तो वही नेत्रा अब किंग के चेहरे पर अब एक जोर का पंच मारते हुए कहती है, आई वॉन्ट टू सी योर फेस। अरे मैं भी तो देखूं कि आखिर इस किंग के पीछे चेहरा किसका है। ये मिस्ट्री सालों से है कि किसी ने भी आज तक किंग के चेहरे को नहीं देखा, लेकिन मैं अब इस मिस्ट्री को ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि कौन हो तुम। नेत्रा की ये बात सुनते ही रोहित अब अपने एक पैर से नेत्रा के पैर पर एक जोर का अटैक करता है और उसके बाद अब रोहित यहाँ पर खुद को यशवंत मल्होत्रा और धर्मराज मारवा से खुद को आज़ाद कर लेता है, क्योंकि रोहित अब समझ गया था कि उसे अब यहाँ पर अपनी जो टेक्निक उसने आज तक सीखी हुई थी उस पूरी की पूरी को यूज करके इन्हें अच्छी तरह से मात देना है। क्योंकि रोहित अच्छी तरह से जानता था कि उसके दुश्मन सच में कितने ताकतवर है और यहाँ पर तो ये तीनों ही एक साथ इकट्ठे हो गए थे। इसलिए अब रोहित बड़ी जल्दी यशवंत और धर्मराज मारवा से खुद को आज़ाद करते हुए सबसे पहले उन दोनों को ही एक एक पंच मारता है, जिससे कि वो दोनों रोहित के एक एक पंच से यहाँ पर नीचे टेरेस पर गिर जाते हैं। तो वहीं अब नेत्रा और रोहित के बीच में अब एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। नेत्रा की हर अटैक पर रोहित का तेज डिफेंस था, क्योंकि नेत्रा जितनी तेजी से रोहित के ऊपर अटैक करती जा रही थी, रोहित उससे भी ज्यादा तेजी से उसके हर अटैक को डिफेंड करता जा रहा था। कुछ देर तक उनके बीच यहाँ पर फाइट इंटेंस होती जा रही थी कि तभी रोहित अब अपने एक हाथ के वार से अब उसकी गर्दन पर एक जोर का वार करता है। रोहित का ये वार बहुत ही तेज था कि तभी नेत्रा रोहित के वार को रोक देती है। अब तक चिराग और अब्दुल ये दोनों भी रोहित के इशारे से वहां पर अब उस चोपर के साथ पहुंच जाते हैं और जैसे ही यहाँ पर ये चोपर टेरेस से थोड़ा सा करीब आता है तो वो दोनों ही यहाँ पर सीधा ही चोपर के में से ऊपर से ही जंप करते हुए ही सीधा का सीधा टेरेस पर कूद जाते हैं और वो दोनों ही अब अपने कदमों को भी यहाँ पर धर्मराज मारवा और यशवंत मल्होत्रा की तरफ बढ़ा देते हैं, क्योंकि रोहित के एक पंच से वो दोनों अभी गिरे हुए थे और इस चीज का फायदा यहाँ पर अब्दुल और चिराग ने उठाया। किंग के आदमियों को उनके पास जाता हुआ देखकर अब नेत्रा उन्हें बचाने के लिए जाती है, क्योंकि नेत्रा बड़ी ही सफाई के साथ इन दोनों को उस रूम से तो निकाल लाई थी, लेकिन अब जैसे ही उन्होंने यहाँ पर अब्दुल और चिराग को देखा तो नेत्रा ने सोचा कि ये लोग अब उसे फिर से कहीं ले जाकर किंग की कैद में न रख दें, इसलिए नेत्रा उन्हें बचाने के लिए भागती है। तो वहीं रोहित अब उसे ये चांस ही नहीं देता और रोहित उसके साथ फाइट करते हुए ही अब नेत्रा को अपने साथ फाइट में ही बिजी रखता है, ताकि नेत्रा वहां पर जाकर उन लोगों को सम्मोहित ना कर पाए, क्योंकि रोहित जानता था कि वो नेत्रा के सम्मोहन से बच सकता है, लेकिन अगर नेत्रा ने यही चाल अब्दुल और चिराग के ऊपर की तो वो दोनों नहीं बच पाएंगे और फिर रोहित के लिए इन सबको उसके साथ फाइट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए रोहित नेत्रा को बिल्कुल भी समय नहीं देता कि वो वहां बढ़ तक सके। उसे पता था कि नेत्रा अब कुछ भी कर सकती है और वो अगर चिराग अब्दुल भी उसके खिलाफ हो गए तो फिर तो वो यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा और धर्मराज मारवा को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए अब वो यहाँ पर उसे उलझा कर रखता है और तब तक चिराग और अब्दुल भी यशवंत मल्होत्रा और धर्मराज मारवा को अपने साथ उस चोपर की तरफ लेकर जाने लगते हैं। इधर अपने आदमियों को इस तरह से अपने हाथों से फिर से दूर जाता हुआ देखकर नेत्रा भी यहाँ पर अपने अटैक करने की स्पीड को और भी बढ़ा देती है, क्योंकि नेत्रा को भी अब लगने लगा था कि अगर वो ऐसे ही किंग के साथ फाइट करती रही तो उसकी आंखों से उसके ये आदमी फिर से ओझल हो जाएंगे, क्योंकि वो उसे अब की बार तो उसकी लोकेशन के बारे में पता था, लेकिन क्या पता दोबारा से उसे ये मौका मिले या ना मिले, और वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। तो वहीं नेत्रा की स्पीड को देखकर अब रोहित ने भी ये भाप लिया था कि नेत्रा जल्द से जल्द रोहित को हराकर अपने उन आदमियों को बचाना चाहती है। लेकिन जैसे जैसे नेत्रा ने यहाँ पर अपनी फाइटिंग की स्पीड को बढ़ाया था तो रोहित भी अब उसके साथ सेम स्पीड के साथ ही अब फाइट कर रहा था, क्योंकि रोहित भी अब किसी भी तरह से चांस नहीं देना चाहता था। नेत्रा ने जब देखा कि इस तरह से तो वो अब किंग के साथ फाइट में नहीं जीत सकती है और उसके पास अभी इतना समय भी नहीं था, क्योंकि उसके आदमी उसकी आंखों से दूर होते जा रहे थे। ये देखकर अब नेत्रा जल्दी से अब अपनी पॉकेट से एक छोटी सी गन को निकालती है जो उसने वहां पर अपनी पॉकेट में छुपाई हुई थी।
और इस गन को निकालते हुए ही अब यहाँ पर नेत्रा जल्दी से एक रोहित का एक तेज का धक्का दे देती है। अब यहाँ पर नेत्रा ने जैसे ही रोहित को धक्का दिया तो वहीं किंग भी अब खुद पीछे की तरफ गिरने ही वाले थे, लेकिन किंग अब खुद को संभाल लेते हैं। और अब रोहित की नजर अभी नेत्रा की बंदूक पर नहीं गई थी, लेकिन उससे पहले ही रोहित अब उसके साथ अब फिर से फाइट करने लगते हैं। अब इस फाइट के अब ये फाइट करते हुए ही अब यहाँ पर नेत्रा की वो गन यहाँ पर अभी उसके हाथ में आधी आ चुकी थी, लेकिन इससे पहले रोहित ने अभी जो जैकेट यहाँ पर नेत्रा ने पहनी हुई थी अब उस जैकेट को ही यूज करते हुए ही अब रोहित अब नेत्रा के हाथों को अब पीछे की तरफ फोल्ड कर देते हैं, क्योंकि इस फाइट के दौरान रोहित ने भी नेत्रा के हाथ में उस छोटी सी गन को नहीं देखा था। और अब वो उसके हाथ और पैरों को अब साथ में ही उस जैकेट के बांध देते हैं। तो वहीं नेत्रा जिसने अभी अपने हाथ की मुट्ठी में एक पॉकेट साइज की एक स्मॉल गन को छुपाया हुआ था, क्योंकि नेत्रा ने उस गन को निकालकर अपनी मुट्ठी बंद कर ली थी, जिसपे रोहित का ध्यान भी नहीं गया था और वो बस रोहित को ही जाते हुए ही अब देख रही थी, क्योंकि रोहित ने उसके हाथ पैरों को बांध दिया था। अब यहाँ पर रोहित जिसने ये सब करके वो यहाँ पर नीचे की तरफ देखने लग जाता है कि कहीं वो केमिकल जो अभी यहाँ पर प्लांट में गिरा था कहीं उसका कुछ पार्ट नीचे तो नहीं गिरा है। रोहित अभी ये इंश्योर करना चाहता था कि तभी यहाँ पर नेत्रा ने अभी अपने बंधे हुए हाथ से ही अब अपनी मुट्ठी से उस छोटी सी पिस्तौल को निकाला और अब वो यहाँ पर किंग की तरफ निशाना लगाने वाली थी। यहाँ पर नताशा ने यहाँ पर अब नेत्रा ने अपना निशाना लगा दिया था, तो यहीं क्योंकि चोपर में अभी यहाँ पर चिराग बैठा हुआ था, चिराग ने ये सब कुछ देख लिया था और उसने नेत्रा को ये सब करते हुए नोटिस कर लिया था। इसलिए किंग जब यहाँ पर नीचे की तरफ देख रहे थे मंडप की तरफ, तो तभी यहाँ पर रोहित के कानों में अब चिराग की आवाज आती है, किंग मूव। इधर चिराग की ये बात सुनते ही रोहित जब चिराग की तरफ देखता है तो वो उसे पीछे हटने के लिए ही कह रहा था। चिराग की बात को सुनकर जैसे ही किंग अब पीछे मुड़कर देखता है तो यहाँ पर नेत्रा तब तक अपना शूट कर चुकी थी। ये देखकर अब रोहित अब भी वहाँ पर थोड़ा सा झुक जाता है, जिससे कि वो गोली बस अब उसे उसे छूने ही वाली थी कि वो पीछे पूरा का पूरा मुड़ जाता और वो गोली उसे छू कर निकल जाती है। रोहित अब खुद को संभालते हुए ही अब अपनी पॉकेट से जल्दी से अब एक पेपर स्प्रे की बोतल को निकालता है। रोहित को जैसे ही ये गोली लगी रोहित अब समझ जाता है कि अब उसके पास एक ये ऑप्शन है, क्योंकि नेत्रा अब उस बंदूक से उसके ऊपर और भी ज्यादा वार कर सकती थी। इसलिए अब यहाँ पर रोहित ने उस पेपर स्प्रे को निकालकर अब नेत्रा के पास जाता है और उसकी आंखों में अब बड़ी ही जल्दी से अपने घाव को ना देखकर उसकी आंखों में उसे डाल देता है। जैसे ही रोहित ने अब उसे पेपर स्प्रे को अब नेत्रा की आंखों में डाला तो उसकी वजह से नेत्रा की आंखों में अब जोर की जलन होने लगी थी, जिससे अब नेत्रा की चीखें निकल रही थी। यहाँ रोहित ने जब ये सब देखा तो रोहित को मौका मिल गया था वहां से भागने का। इसलिए क्योंकि रोहित के कंधे पर खुद गोली छू कर निकली थी, तो इसलिए रोहित के कंधे से भी काफी खून बह रहा था। रोहित यहाँ पर भागते हुए अब उसी चौपर में जाकर बैठ जाता है, जिसमें चिराग और अब्दुल साथ के साथ यशवंत मल्होत्रा और धर्मराज मारवा भी थे। यहाँ चिराग अब अपने अब यहाँ पर चिराग रोहित के इस बह रहे खून को ही रोकने की कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह से ये खून रुक जाए। और साथ के साथ अब रोहित उसे कहता है ये दोनों बेहोश हो गए हैं, अब इन्हें जल्द से जल्द इनकी जगह पर पहुंचा दो। रोहित की ये बात सुनते ही अब चिराग कहता है यस किंग, इन्हें तो हम पहुंचा लेंगे, लेकिन आप ये तो बताइए कि इन्हें कहाँ पर लेकर जाना है। इस बात पर अब रोहित कहता है एक को मल्होत्रा हाउस में पहुंचाना है और दूसरे को मेरे विला के बेसमेंट में। रोहित की ये बात सुनते ही अब अब्दुल कहता है लेकिन बॉस पहले हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, देखिए ना आपका कितना खून बह रहा है। अब यहाँ पर अब्दुल की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है इस बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। रोहित की ये बात सुनते ही अब चिराग और अब्दुल ये दोनों भी हमें अब अपना सिर हिला देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर अब्दुल कहता है लेकिन सर अनिका मैडम को तो इसके बारे में पता खुद ब खुद चल ही जाएगा ना, तो मेरे ख्याल से हमें उन्हें तो बता देना चाहिए।
अब यहाँ पर उसकी बात को सुनकर अब रोहित कहता है, नहीं, अभी के लिए तो अनिका को भी कुछ भी नहीं बताना है। जब जब समय आएगा तो मैं उसे अपने आप बता दूंगा। रोहित की इस बात को सुनकर अब वो कहते हैं, ओके बॉस। और इधर कुछ ही देर के बाद अब यहाँ पर ये चॉपर अब लाइफ केयर हॉस्पिटल की छत पर आकर रुक जाता है। जैसे ही ये चॉपर यहाँ पर लाइफ केयर हॉस्पिटल की छत पर आता है तो यहाँ पर चिराग अब अपने कोट को निकाल देता है और साथ के साथ अब रोहित के कोट को भी निकाल देता है। और अब वो अब्दुल की तरफ देखकर कहता है, तुम अब्दुल इन्हें लेकर जाओ और हाँ, इन्हें इनकी जगह पर पहुंचा दो। तब तक मैं यहाँ पर संभालता हूँ। अब यहाँ पर चिराग की ये बात सुनते ही अब अब्दुल भी उन दोनों को वहाँ से लेकर अब अपने काम में लग जाता है। और इधर कुछ देर में जैसे ही चिराग अब यहाँ पर स्पेशल वार्ड के पास आया तो वो डॉक्टर को बुलाने लगता है, डॉक्टर प्लीज 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 डॉक्टर जल्दी आइए। इधर कुछ ही देर में क्योंकि चिराग ने यहाँ पर चिल्ला कर जल्दी से पूरे ही स्टाफ को इकट्ठा कर दिया था, तो जैसे ही वहाँ पर डॉक्टर आता है तो रोहित के हाथ के पास से यहाँ पर सच में काफी खून बह रहा था। ये देखकर अब डॉक्टर कहता है, आइए आइए सर। और वो रोहित को अब अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। तो वहीं यहाँ पर अब चिराग को रोहित की काफी ही टेंशन हो रही थी। चिराग को अभी तक ये भी नहीं पता था कि रोहित को जस्ट गोली छू कर निकली है या वो गोली अभी भी रोहित के कंधे में है। इसलिए चिराग अभी इस बात से परेशान था तो कि अगर अनिका मैडम को इसके बारे में कुछ भी पता चला तो सच में उन्हें अनिका मैडम के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। इधर रोहित भी अब अपनी हर एक बात अनिका को बता रहा था और अनिका भी रोहित की हर एक बात को बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। इधर सब कुछ सुनने के बाद अनिका भी गहरी लंबी सांस लेती है और अब अनिका कहती है, हम सभी वहाँ पर इसीलिए अच्छी तरह से एंजॉय कर पाए मिस्टर मारवा, क्योंकि आप हमारे लिए वहाँ पर सच में टेरेस पर फाइट कर रहे थे। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, अनिका वो तो मेरा फर्ज था कि अपनी फैमिली को सही तरह से प्रोटेक्ट करना, क्योंकि अगर मैं अपनी फैमिली को उस समय प्रोटेक्ट नहीं कर पाता तो शायद मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। अभी यहाँ पर रोहित की ये बात सुनते ही अनिका अचानक से रोहित से कहती है, वैसे मिस्टर मारवा मेरा एक ओपिनियन है, क्या आप मेरे ओपिनियन को मानेंगे। अब अनिका की इस बात को सुनकर अब रोहित हैरानी से अब अनिका की तरफ देखने लगता है कि आखिर अनिका अब उससे क्या कहना चाहती है। तो इधर रोहित की नज़रों को पढ़ते हुए अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा आपने चिराग और अब्दुल से शादी क्यों नहीं की।